क्यों बहू बेटी नहीं बन सकती? रामा स्वयं को उतना उत्साहित नहीं पा रही थी जितना कि 6 माह पश्चात घर लौटने पर उसे होना चाहिए था। स्पष्ट कुछ भी नहीं था, बस लौटना था, इसीलिए लौट रही है। अमेरिका का उसका 6 माह का वीजा समाप्त होने पर था। यह समय वह अपनी बेटी, दामाद और 2 नटखट नातियों के संग बिताकर अब अपने घर आ रही थी। यहाँ भी भरा पूरा परिवार है। एक ही घर के ऊपर नीचे की मंजिल में दोनों बेटे सपरिवार रहते हैं। मकान तो उसके पति का ही बनवाया हुआ है और वहाँ उसका निरादर होता हो ऐसा भी नहीं है, तो फिर मन क्यों उचाट है? पिता की मृत्यु के बाद बेटी ने बुलावा भेजा था ताकि मन बहल जाए। कुछ दिन रहना तो आखिर यही है, अपने वतन और अपने लोगों के बीच, और यही उसे पसंद भी है। हवाई जहाज के उड़ान भरते ही उसने अपनी दृष्टि पास वाली छोटी सी बंद खिड़की के पास गड़ा दी। हवाई टिकट बुक कराते समय वह सदैव ही खिड़की वाली सीट के लिए भी आवेदन कर देती है। केबिन की खिड़की से बाहर देखना उसे बहुत अच्छा लगता है। एकदम अलौकिक दृश्य, दूर तक फैला, अनंत दूर, बहुत दूर एक होते पृथ्वी और आकाश, बस और कुछ नहीं। कहाँ दिखता है ये सब? महानगरों की बहुमंजिली इमारत के बीच बादलों के आ जाने पर हवाई जहाज उनके भी ऊपर चला जाता है। सफ़ेद रुई के फाहों जैसे बादलों के ऊपर यह दृश्य एकदम अलग होता है। पहले तो ये नज़ारे सदैव ही उसके मन में पुलक जगा जाते थे, पर आज ये भी उसे अधिक समय तक नहीं बांध सके। वह आंखें मूंद अपने अतीत के गलियारों में घूमने लगी। कितना बदल गया है समय। जब उसका विवाह हुआ था तो सास अर्थात बिना ताज की एक छत समागी। उस पर उसकी सास तो कठोर और निर्मम भी थी। पति भी तो ऐसे नहीं थे कि कभी दबी जुबान से ही पत्नी के पक्ष में बोल देते। घोर अन्याय तक की बात में भी खामोश ही रहते पुरुष जो ठहरे। पर रामा को अपने बड़े बेटे साहिल का बहुत सहारा है। जाने किस मिट्टी का बना है वह, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया होगा उसने। माँ की पूरी देखभाल करता है और पत्नी शारदा भी प्रसन्न है। और क्यों ना हो, अपनी इच्छा से ही तो विवाह किया है दोनों ने। बेंगलोर में दोनों ने एक संग मैनेजमेंट का कोर्स किया है। दोस्ती हुई और विवाह का फैसला कर लिया। कितना परेशान हो गए थे वह दोनों। शारदा को एक शब्द भी हिंदी बोलनी नहीं आती, बताया था साहिल ने। अब हमें क्या अपने घर में अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी या फिर तमिल ही सीखनी पड़ेगी, झुंझलाकर कहते उसके पिता। पर ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा था। सादे से विवाह समारोह के पश्चात बेटे बहू ने प्रयत्न करके उसी शहर में नौकरी ढूंढी और एक संग रहने का फैसला भी किया। शारदा ने एक दिन भी महसूस नहीं होने दिया कि उन्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, बल्कि साल भर के भीतर हिंदी बोलने समझने तो लगी ही थी। साथ में कुछ शब्द पंजाबी के भी सीख लिए थे। बहुत आदर सम्मान करती थी सबका। उसके नौकरी करने से सास पर ही काम का सब बोझ ना आन पड़े, इसलिए दिन भर के लिए आया की भी व्यवस्था कर दी थी। और जल्द ही घर नन्ही किलकारियों से भी गूंज उठा। इतना कुछ पाकर भी एक अरमान रह गया था रामा के मन में। दूसरी बहू तो वह अपने कुल गोत्र की ही लाएगी, अपने सब अरमान पूरे करेगी। वह अपने बेटे राजेश के जरिए पूरे रस्म रिवाज के साथ ब्याह रचाएगी। बहुत सी लड़कियों से मिलवाने के बाद ही राजेश ने मेघा को पसंद किया था। पूरे विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। रामा ने बहू मेघा का बहुत खुले दिल से स्वागत किया और अपनत्व देने का प्रयत्न किया, पर वह सबसे खिंची खिंची अलग थलग ही रहती। अपने कमरे में चुपचाप कुछ पढ़ती रहती अथवा रेडियो चलाकर आंखें मूंदे लेटी रहती। रामा उससे बात करने का प्रयत्न भी करती, लेकिन वह या तो चुप ही रहती अथवा रूखा संक्षिप्त सा उत्तर देकर चली जाती। रामा को अपने प्रति किया व्यवहार न अखरता। यदि राजेश मेघा आपस में ही हंसी खुशी रह लेते, पर दोनों का ही मुंह अलग अलग दिशा में रहता। वह यह भी नहीं कह सकती कि पूरा दोष मेघा का ही था। उसका बेटा भी तो कम आत्म केंद्रीय नहीं, साथ ही पूरी तरह से पुरुष सत्तात्मक सोच भी थी उसकी। कहाँ गलती हो गई उसके लालन पालन में? संस्कार तो उसने अपने दोनों पुत्रों में एक से ही डाले थे। वह इस आशा में थी कि मेरी परवाह भले ही ना करे, लेकिन कम से कम अपनी पत्नी को तो प्यार करेगा।
वह किसी तरह आपस में ही सामंजस्य बिठा लें। यही सोचकर उसने ऊपर वाला हिस्सा उन्हें अलग रहने के लिए दे दिया। प्रायः ऐसा होता है कि बहू सास से पिताड़ना पाती है और अपना समय आने पर ब्याज सहित अपनी बहू से वसूलती है, पर रामा ने उसके विपरीत यह तय किया कि जो कुछ उसने सहा सुना वह उसकी बहुओं के साथ ना हो। वह उन्हें बेटियों सा ही स्नेह देती। बड़ी से तो उसे खैर कोई शिकायत नहीं थी, पर मेघा, और जब उसे मालूम था कि शारदा अपनी बीमार माँ को देखने गई हुई है, तब भी क्यों उसे घर पहुंचने का उत्साह नहीं हो रहा। साहिल उसे हवाई अड्डे लेने आया। रास्ते में उसने बताया कि राजेश और मेघा में तनातनी कुछ बड़ी ही है, कम नहीं हुई, और उसके बीच होते तकरार प्रायः ही नीचे सुनाई देते रहते हैं। दूसरे दिन इतवार था। दोपहर के भोजन के पश्चात वह लेटी थी कि बाहर आहट हुई। बाहर के दरवाजे की सांकर भी खुली। नीचे के हिस्से में उस वक्त कौन जा रहा है यह देखने कमरे से बाहर आई तो पाया मेघा खड़ी है। द्वार के पास एक अटैची केस भी रखा है। कहाँ जा रही हो इस तपती दोपहरी में? उसने पूछा। अभी सोचा नहीं। मतलब? आपके बेटे ने कहा है कि यह घर उसका है और मैं यहाँ से चली जाऊँ। रामा उसका हाथ थाम अपने कमरे में ले आई, उसे स्नेहपूर्वक अपने पास बिठाया और कहा, हाँ अब बताओ। पर वह तो मुंह खोलने को ही तैयार नहीं थी। मेघा, तुम इस घर में ब्याह कर आई हो, अतः अब यह घर उतना ही तुम्हारा है जितना राजेश का। घर तो आप लोगों का है, राजेश का है, मेरा कैसे हो सकता है? फिर तो यह घर मेरा भी नहीं हुआ। मैं भी तो तुम्हारी तरह बाहर से आई हूँ। अच्छा, फिर यह बताओ, मेरा और तुम्हारा घर कौन सा है? मेघा चुप ही बैठी रही। माँ के घर सुनते रहे कि बेटी पराया धन है और ससुराल का घर तो पति का होता है। भले ही यह घर स्त्री ही तिनका तिनका जोड़कर बनाती है, उस घर की दिन रात देखभाल करती है, अपने से पहले पति और बच्चों की ज़रूरत पूरी करती है, फिर भी घर उसका नहीं। अच्छा, फिर यह बताओ, उसका घर कौन सा है? क्या पता, मेघा ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। हमने कभी संग बैठ बातें नहीं की, दुख सुख नहीं बांटा। चलो आज ही शुरुआत करते हैं। मेघा की तरफ से कुछ हरकत ना पा रामा ने ही आगे जोड़ा। मायके में जब भी तुम्हें कोई समस्या होती थी तो तुम माँ से अथवा घर के किसी अन्य सदस्य से बात कर मन का बोझ हल्का कर लेती थी ना, वैसे ही आज भी कर लो। चलो पहले मैं ही तुम्हें आप बीती सुनाती हूँ, तब तुम्हें शायद मन की बात कहने का हौसला मिल जाए। मेरा विवाह हुआ तो मेरे साथ क्या होता था जानती हो? शाम को बेटे के घर में घुसते ही दिन भर की शिकायतों का पुलिंदा खोल कर बैठ जाती थी अम्मा। कूप मंडूक सा ही जीवन जिया था। अम्मा को तो मेरी हर बात नागवार गुजरती, मेरी हर बात पर नुक्ताचीनी करती। वह पति के मित्रों के साथ हंसकर बात कर लेना उन्हें अक्षम्य अपराध लगता। पति भी तो ऐसे नहीं थे कि माँ से कहते, माँ अब सिर ढककर रहने का जमाना नहीं रहा। अपनी पत्नी की हर बात, हर जरूरत को नज़रअंदाज कर अपने माता पिता की ही हर बात सुनना, यही तो उस जमाने में आदर्श बेटा होने का प्रमाण था। यूँ पूरा दोष अम्मा का भी नहीं था, पढ़ी लिखी वह थी नहीं। उस समय स्त्रियों की बातचीत का मुद्दा प्रायः इधर उधर की शिकायतें मीन मेघ निकालने का ही होता था। फिर उन्होंने स्वयं बहुत प्रताड़ना सही थी। युवावस्था में ही पति की मृत्यु हो गई। पहले की महिला आर्थिक सामाजिक रूप से पूर्णतः पति पर निर्भर थी, तो ससुराल की सब धौंस चुपचाप सहती थी। पर अब शिक्षित होने पर वह उतनी निर्भर नहीं है, उसमें आत्मविश्वास भी आ चुका है, तो वह यह सब क्यों सहे? पर सास की छवि आज भी वही है, और इसका एक दुष्परिणाम यह हुआ है कि संयुक्त परिवार टूटने लगे हैं, जबकि दरअसल उनकी ज़रूरत बड़ी है, कम नहीं हुई। मिलजुल कर रहने से दोनों का ही लाभ है। माँ के नौकरी करने पर छोटे बच्चे दादा दादी की स्नेह की छत्र छाया में पलते हैं और वृद्धावस्था में बच्चे माँ बाप का सहारा बन जाते हैं। लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी हो, आधुनिक हो, परिचित माहौल को छोड़कर नई जगह में बसने का भय, एक झिझक तो होता ही है। उस पर यदि घर की प्रमुख स्त्री यानी सास विद्रोही खेमे में ही खड़ी हो
तो समस्या और भी बढ़ जाती है। तुम्हारे मन में भी शायद मेरी यही छवि बनी हुई है। सदियों से चली आ रही परंपरा तो तोड़ना इतना आसान ना भी हो, पर इतना तो हम कर ही सकते हैं कि नई नवेली दुल्हन का विशाल हृदय से स्वागत करें। यह तो संभव है कि हम आपस में माँ बेटी सा रिश्ता कायम कर लें, दोस्ताना व्यवहार करें, एक दूसरे के दुख दर्द को समझें। हमें अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी है और उसके लिए पुरुषों के विरुद्ध झंडा उठाने की भी जरूरत नहीं। हमें ही एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे का दर्द पहचानना है। सौभाग्यवश आज की सास शिक्षित हैं, उसकी सोच संकुचित नहीं रह गई। अब वह घर बैठे हर समय बहू की नुक्ताचीनी करने में अपना समय नहीं गंवाती। उसकी अपनी रुचियां हैं, सामाजिक दायरे हैं। अब आई बात राजेश और तुम्हारी। जिंदगी की प्रत्येक समस्या का हल ना हो तो भी अनेक का होता ही है, बशर्ते हम उसे शांतिपूर्वक बैठकर सुलझाने का प्रयत्न करें। यदि राजेश कुछ गलत करता है और सोचता है कि पुरुष होने के नाते अथवा इस घर का सदस्य होने के नाते उसकी मनमानी चल जाएगी, तो वह गलत सोच रहा है। यदि वह तुम पर अन्यायपूर्वक बात थोपता है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और उसकी माँ होने के नाते सही राह दिखाना मेरा फर्ज है। और यदि तुम कोई गलती करोगी तो मैं तुम्हें भी डांट सकती हूँ, क्योंकि तुम भी अब इसी घर की बेटी हो। रामा खिसक कर मेघा के करीब आ गई और इसने पूर्वक उसे आलिंगनबद्ध कर लिया। मेघा एक पल के लिए रुकी रही, पर उसके चेहरे से लग रहा था कि बर्फ पिघल रही है। उसने पहले झिझकते हुए फिर कस के रामा को आलिंगन किया और अपना सिर उसके कंधे पर टिकाकर आंखें मूंद लीं। फिर आंसुओं को पीते हुए बोली, माँ, मैंने तो हमेशा ही इस घर को और आप सभी को अपना समझा और इनका रूखा व्यवहार मुझे निराश करता चला गया। लेकिन धीरे धीरे मैं बहुत कुछ समझने और जानने लगी हूँ। बस एक परायेपन की फांस थी जो आपने बहुत कुछ कहकर और प्रेम अपनेपन से दूर कर दी है। सच में खुद को बेहद भाग्यशाली मानती हूँ कि हमारा रिश्ता सास बहू का नहीं बल्कि माँ बेटी का है। रामा प्यार से मेघा के सिर पर हाथ फेरने लगी। यह कहानी आपको कैसी लगी और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।